हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान क्लासेस में। 25 मार्च डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे और आज के कुछ न्यूज़ को देखेंगे इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक। और आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ। कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। तो दूसरी की सोच का सोचे मत, अपने भाग्य खुद को लिखना है। इसीलिए दूसरों का भरोसा और दूसरों का कुछ बोलने कहें करने को तो उनके बारे में उतना न सोचें, अपना खुद का भाग्य खुद लिखें। चलिए अब हम सीधा आज की न्यूज़ पे चलते हैं, क्योंकि आज की न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो हम बिना देरी के उन क्वेश्चनों को देखते हैं फटाफट से। पहला न्यूज़ है आपका, न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किया गया है। ठीक, आइए इनके बारे में हम कुछ अच्छे से जान लेते हैं, डिटेल्स इनके बारे में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस वर्ष 19 जनवरी को न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने सेवानिवृत्त होने के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त था। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा तब के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। और देखें तो अगला न्यूज़ है आपका कि हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को जो है 59वें ज्ञानपीठ है पुरस्कार के लिए चुना गया है। कि ठीक 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी लेखक कहते थे, उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। अगला न्यूज़ में इनको पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को भारत सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक होंगे और यह पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। ठीक, इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, हिंदू विद्या की देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ जो पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को कविताओं के इस संग्रह ओडकुंझल के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है। ठीक, भारतीय लेखकों को बस दिया जाता है। अगला न्यूज़ है, केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 जून तक एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक, क्या है, केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 जून तक एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बात करें तो इसकी जो है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने के लिए 30 जून तक का समय दिया होगा। ठीक, यह योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। यह योजना है जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। और इसमें देखें तो जो है आपका अधिसूचना में योजना का संचालन के नियम, जिसे 5 प्रमुख लाभों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित परिवार पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन या मुद्रास्फीति सूचकांक और ग्रेजुएटी के अलावा सेवानिवृत्ति
का मुफ्त भुगतान सभी एक व्यापक पैकेज में हैं, ठीक पैकेज में हैं। और देखें तो यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं या जो अब से शामिल होंगे। उन्हें पीएनपीएस के से यूपीएस में एक बार स्विच करने की सुविधा मिलेगी। यह राज्य सरकारों को उनके कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आधार पर भी उपलब्ध होगा, ठीक उपलब्ध होगा। आगे देखें तो यूपीएस के तहत कवर किए जाने वाले पात्र कर्मचारी के लिए विकल्प या प्रयोग 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर किया जाएगा। 1 अप्रैल या उसके बाद जो शामिल होने वाले कर्मचारी होंगे उनका प्रयोग जो है 30 दिन का समय मिलेगा, बस 30 दिन का। जो देख लीजिए, बढ़िया से समझ लिए, एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम अपरिवर्तनीय होगा। जो एक बार विकल्प प्रयोग कर लिया जाएगा वो अपरिवर्तित हो, कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो हम क्या देख रहे थे कि इसमें जो ओपीएस के तहत जो कवर किए जाने वाले जो उनके खुद के कर्मचारी हैं वो प्रयोग जो है 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर में कर लेंगे। 3 महीने के भीतर में, यानी कि आपका जून तक उन्हें कर लेना होगा। और 1 अप्रैल के बाद शामिल होने वाले नए कर्मचारी विकल्प को प्रयोग करने के लिए 30 दिन का समय भी मिलेगा, ठीक। तो देख लीजिए। और इसके बाद जो इसमें देखना है कि एक कर्मचारी जो एनपीएस के ग्राहक हैं और उनको 31 मार्च 2025 को यह पहले सेवानिवृत्ति होगा, यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र होगा, ठीक। एक साथ ही ऐसे ग्राहक का कानूनी रूप जो है वैवाहिक जीवनसाथी जो यूपीएस का विकल्प चुनने से पहले सेवानिवृत्ति हो चुके हैं या मर गया है वह भी नई योजना में शामिल हो सकता है, ठीक, नई योजना में शामिल हो सकता है। और जो कि यूपीएस के तहत जबकि जो है सरकारी योजना का योगदान जो है, सरकारी योगदान जो है 14% से बढ़ाकर जो है 18.5% किया जाएगा। और कर्मचारी योगदान में जो बदलाव नहीं होगा, जो मूल वेतन का डीए महंगाई भत्ता के 10% जो है पर बना रहेगा, 10% पर बना रहेगा। संपूर्ण पेंशन कोष को 2 फंडों में विभाजित किया जाएगा। क्या है? संपूर्ण पेंशन कोष को 2 फंडों में विभाजित किया जाएगा, ठीक। पहला एक व्यक्तिगत पेंशन फंड होगा जिसमें कर्मचारी का अंशदान और उससे मिलता जुलता सरकारी अंशदान जमा किया जाएगा और राशि को व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा किए गए निवेश के विकल्प के अनुसार निवेश किया जाएगा। दूसरा एक अलग पुल कॉर्प्स होगा जिसमें केवल अतिरिक्त सरकारी अंशदान सभी कर्मचारियों के मूल और डीए का 8% जो है होगा। इसके अलावा अलग अलग निवेश किया जाएगा, ठीक, अलग अलग निवेश किया जाएगा। तो डिटेल्स, फीचर्स का डिटेल्स आप लोग थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ी धुतले दिखेंगे लेकिन बट आप लोग जो देखिए स्कीम लॉन्च डेट है 1 अप्रैल जो है 2025 को। इनरोलमेंट जो है डेडलाइन है वो जून 30, 2025 फॉर इस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक। और की बेनिफिट को देखें तो एस्क्योर्ड परमिशंस, ठीक। इसके बाद फैमिली मिनिमम पेंशन, हाँ, इन्फ्लुएंस इंडेक्सन और लेपर्ड सेम्स पेमेंट एंड, ठीक। स्टेब्लिश एलिजिबिलिटी को देखें तो एलिजिबिलिटी है आपका गवर्नमेंट सर्विस वॉज ज्वाइन सर्विस आफ्टर जनवरी 1, 2004 विल ज्वाइन सर्विस आफ्टर अप्रैल 1, 2025 हैव the option to switch from NPS to UPS once, take। ऑप्शन फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़ जो है अवेलेबल ऑन जो है ऑप्शनल बेसिस, ठीक। डिसीजन विंडो जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय 3 months फ्रॉम अप्रैल 1, 2025, न्यू एम्प्लॉय 30 days फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ऑप्शनल में देखें तो
Once exercised, the choice is final. The innovation, special eligibility NPS सब्सक्राइब रिटर्निंग ऑन बिफोर मार्च 31, 2025 इस प्रोसेस द डिक्रीज सब्सक्राइबर्स बिफोर ओपनिंग फॉर यूपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है इसमें 18.5% इन 14 बेसिक पे प्लस डे ठीक। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो है रिमेन द 10% बेसिस पे प्लस डी है ठीक। पेंशन फंड मैनेजमेंट इंडिविजुअल पेंशन फंड एम्प्लॉय एंड मशीन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फुल कैंपस एडिशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 8.5% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ बेसिस पे एंड डी है ठीक। फिर अगला न्यूज़ चलिए आज की देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिवेंट राइज 33% एंड 27,830 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का लाभांश वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33% बढ़कर 27,830 करोड़ हो गया है ठीक। आइए डिटेल्स जान लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 2023-2024 में शेयरधारकों को 27,830 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 20,964 करोड़ रुपए था, यानी कि 32.7% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष में 24 में कुल 27,830 करोड़ रुपए का लाभांश में लगभग 65% या 18,013 करोड़ जो है करोड़ रुपए सरकार की उनकी हिस्सेदारी के रूप में भुगतान किया गया ठीक। 2022 से 2023 के दौरान जो सरकार को भारतीय स्टेट एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों को लाभांश के रूप में 13,800 जो है 4 करोड़ प्राप्त हुए। और उल्लेखनीय यह है कि जो उसमें से 12 सार्वजनिक क्षेत्र में जो थे 2022 से 23 में उन्हें 1.5 लाख जो है करोड़ के शुद्ध लाभ के मुकाबले पर 2023 से 24 में 1,41 करोड़ अब तक यह अधिक कुल शुद्ध लाभ दर्ज किया। और चालू वित्तीय वर्ष में 9 महीनों में उन्हें 1,39,000 करोड़ कमाए। एक्सचेंजों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 के दौरान अर्जित कुल 1,41,230 करोड़ रुपए के लाभ 1,41,230 करोड़ के लाभ के अकेले बाजार में अग्रणी एसबीआई का योगदान 40% से अधिक रहा है। एसबीआई ने 61,077 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 50,230 करोड़ जो है की तुलना में 22% अधिक है। प्रतिशत के लिहाज से दिल्ली स्थित पंजाब नेशनल बैंक शुद्ध लाभ अधिक 228% बढ़कर 8,245 करोड़ रुपए रहा, जिसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ जो है 62% से बढ़कर 13,649 करोड़ रुपए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध 61% बढ़कर 2,549 करोड़ रुपए रहा ठीक। 5,249 करोड़ रहा ठीक। टोटल डिवाइडेंड जो है पेड है वो 20,964 रहा। और जो है फाइनेंशियल 2023 से 24 में जो था वो 27,830 करोड़ रहा। जो इसमें आप लोगों की वृद्धि देखने को मिली वो आपकी 32.7 की वृद्धि हुई है। डिविडेंड पेड टू गवर्नमेंट में जो 2022 से 23 तक रहा वो था 13,804 करोड़ और 23 से 24 जो है 18,003 और इतनी की वृद्धि हुई 30% प्लस पॉइंट की ठीक। एग्रीगेट नेट प्रॉफिट था वो इतना था 1,50,000 और इसके बाद 1,41,000 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 41 लाख
इतने प्रतिशत की प्रॉफिट हुई थी। और SBI प्रॉफिट देखो 50,232 करोड़, 61,077 करोड़ इतने की वृद्धि। ठीक। नोटेबल नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन परसेंटेज को देख, पंजाब नेशनल बैंक जो था इतना सबसे ज़्यादा। ठीक। इसके बाद यूनियन बैंक का ऑफ इंडिया का +62% है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 61%। ठीक। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में था वो आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक। अगला न्यूज़ है 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी 31 मार्च की समय सीमा से पहले ट्रेड्स में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ी। ठीक। ट्रेड्स में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ी। न्यूज़ देख लेते हैं तो 250 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाली कंपनी MSME मंत्रालय की 31 मार्च की समय सीमा का अनुपालन करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम TREDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने के लिए कतार में लगी हुई है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों के साथ MSME से खरीद में शामिल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में CPSE को 31 मार्च 2025 तक TRDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक। और वर्तमान में सभी CPSE 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी के लिए TRD प्लेटफॉर्म पर शामिल होना अनिवार्य है। ठीक। अगला है कि ट्रेड्स भारत के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो MSME को अपने व्यापार प्राप्तियों को बैंकों या अन्य वित्तीय संसाधनों को रियायती दर पर बेचने का सक्षम बनाता है। ठीक। और इसमें तो ऋण सुविधा का प्रदान करने के लिए जो है MSME मंत्रालय ने 3 TRDS प्लेटफॉर्म जैसे एक्सचेंज, इनवॉर्स स्मार्ट और रिसेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIEL के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इस उद्यम पोर्टल के साथ एकत्रित किया गया है। ठीक। अगला न्यूज़ है RBI ने सिटी बैंक IDBI बैंक पर जुर्माना लगाया। ठीक। जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उद्धृत विशेषण योजना के तहत किए गए लेन देन की रिपोर्टिंग के संबंधित निर्देशों का उल्लंघन के लिए सिटी बैंक NANA को 36.28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक। IDBI बैंक जो लिमिटेड एक ग्राहक द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को आवक धन प्रेषण की प्रक्रिया करते समय उचित सावधानी न बरतने के लिए 36 नहीं 36.30 लाख का जुर्माना लगा। ठीक। क्या क्या आ जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए विशेष ऐप लॉन्च किया है। ठीक। कौन सा ऐप है विशेष लॉन्च जी? बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉम ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के नज़दीकी प्रबंधन के आवश्यकताओं के विशेष रूप से जो है AM डिजिट नेक्स्ट जो है ऐप लॉन्च किया है। ठीक। जितना ही जान लिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। भेल को गुजरात के लिए इकाई संयंत्र 800 मेगावाट की इकाई स्थापित करने के लिए 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिला। ठीक। ऑर्डर मिला है। ठीक। ये इतना याद कर लीजिए। सरकारी स्वामित्व वाली हैवी इलेक्ट्रिक BHEL को जो है गुजरात की उकाई सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट इकाई स्थापित करने के लिए 7,500 करोड़ रुपए का अवार्ड मिला। यह अवार्ड गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड GSECL द्वारा BHEL को दिया गया है। ठीक। अगला न्यूज़ है कि इसे गुजरात में तापी जिले में स्थापित किया जाएगा। यह इकाई 54 महीनों के लिए भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू कर देगी। विशेष रूप से इकाई में पहली थर्मल इकाई 1976 में BHEL द्वारा स्थापित की गई है। ठीक। अगला न्यूज़ है कि
F1 मैकलॉरेन को पियास्ट्री के चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने चीनी फार्मूले पर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। वह मैकलेन ड्राइवर हैं, ठीक है, एक मैकलेन ड्राइवर हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक, इतना ही जान लीजिए। प्रख्यात गांधीवादी कृष्णा भारती हाल ही में निधन हो गया है, 52 वर्ष की थी, ठीक। इसको थोड़ा हम न्यूज़ को देख लेते हैं। गांधीवादी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पासला कृष्णमूर्ति की बेटी कृष्णा भारती का निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रहने वाली यह स्वतंत्रता सेनानी पासला कृष्णमूर्ति और अंजा लक्ष्मी की दूसरी बेटी थी, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में भीमावरम 2022 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें कि कृष्णा भारती के पैर छुए, जो इनका निधन हुआ है, ठीक। फिर अगला न्यूज़ है ये इससे भी देख लेते हैं। जो है विश्व तपेदिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। जॉर्ज फॉरमैन किस खेल से संबंधित हैं जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? मुक्केबाजी से, ठीक। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विनोद कुमार को। आगे हम पहले ही आप लोगों को न्यूज़ में बता दिए थे, विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक। अगला है कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक। टुम्बो नदेत्वा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? नामीबिया को, ठीक। अगला है कि किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 के फार्मूला 1 पहली जो है स्प्रिंट रेस जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने, ठीक। भारतीय सांस्कृतिक निधि का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक सिंह ठाकुर को। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। राम मनोहर लोहिया कौन थे जिनकी 2025 में 115वीं जयंती मनाई गई? स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक। अगला है 24 मार्च को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 190वां, ठीक। कैच द रेन 2025 नामक जल शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा राज्य में। तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेज़बानी किस देश की गई है? तो भारत। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस देश का पहला हिमनद दिवस मनाया गया था? 21 मार्च को। अगला है न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027, ठीक, 2027 में, ठीक। अब इसी के साथ क्वेश्चन होते हैं सारे समाप्त, न्यूज़ होते हैं सारे समाप्त। फिर मिलेंगे कल की करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।